स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल मेजर टारगेट पर। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए साइंस के सबसे महत्वपूर्ण यानी टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवालों को धुआं करने वाले हैं। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो एक एक सवाल को ध्यान से समझिएगा। और हाँ, अगर आपको क्लास 10th के सभी विषयों के बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो सिर्फ 199 रुपए में आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 6206076569 पर मैसेज करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला धमाकेदार सवाल। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर 1, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ए सीधा, बी उल्टा, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर वीवीआई है, इसको दिमाग में एकदम छाप लो। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम और नोट्स में देख रहे हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज वो होता है जिसे हम कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है। इसकी सबसे मुख्य विशेषता क्या है? ये सदैव सीधा होता है और दर्पण के पीछे बनता है, जैसे हमारे घर का समतल दर्पण या फिर गाड़ियों में लगा उत्तल दर्पण। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सीधा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले धांसू सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, किसी कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी समतल या उत्तल दर्पण। देखो बच्चों, ये सवाल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण यानी वीवीआई सवाल है। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। जैसा कि आप कार की हेडलाइट और उसके साथ बने इस रे डायग्राम को देख पा रहे हैं, जब बल्ब से रोशनी निकलती है तो अवतल दर्पण उस प्रकाश को परावर्तित करके बिल्कुल समांतर किरणों यानी पैरेलल रेज के रूप में आगे भेजता है। इससे रोशनी एक जगह फोकस होकर बहुत दूर तक जाती है और ड्राइवर को रात में रास्ता साफ दिखाई देता है। समझे ना? तो कार के अग्रदीप में कौन सा दर्पण लगेगा? जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। शाबाश बच्चों। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे महत्वपूर्ण सवाल पर। सवाल नंबर 3, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम का ऑल टाइम फेवरेट है, इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। अब स्क्रीन पर बने डायग्राम और इमेज को देखिए। जब हम दाढ़ी बनाते समय चेहरे को अवतल दर्पण के फोकस के अंदर रखते हैं तो ये हमारे चेहरे का सीधा, आभासी और काफी बड़ा यानी एनलार्ज्ड प्रतिबिंब दिखाता है। इससे छोटे से छोटा बाल भी साफ दिखता है और शेविंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो बताइए सही विकल्प कौन सा होगा? बिल्कुल सही जवाब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अवतल। बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है आप लोगों की। चलिए अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इस मिक्स शानदार सवाल की ओर। पॉइंट नंबर 4, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर वीवीआई है, इसको दिमाग में एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर 3D मॉलिक्यूल का मॉडल देख रहे हैं, सामान्य ऑक्सीजन गैस का सूत्र O2 होता है जिसमें 2 परमाणु होते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में मिलते हैं तो बनता है ओजोन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3। और स्क्रीन पर बने इस ग्लोब को देखिए, यही ओजोन परत सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों यानी यूवी किरणों से हम सबकी रक्षा करती है। तो बताइए ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हुए? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं पर्यावरण विज्ञान यानी इकोलॉजी के एक बेहद आसान और जरूरी सवाल की तरफ। पॉइंट नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? ए वायुमंडल, बी जलमंडल, सी स्थलमंडल, डी इनमें से सभी। बच्चों, ये सवाल देखने में आसान लगता है, लेकिन कई छात्र जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं, इसलिए ध्यान से समझें। जैसा कि आप स्क्रीन पर इस खूबसूरत चित्र में देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ का वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। इसमें वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, जहां हवा और गैसें हैं, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, जहां नदियां, समुद्र और जल स्रोत हैं, और स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर, जहां मिट्टी, पहाड़ और जमीन है। ये सभी घटक मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है
ऑप्शन डी इनमें से सभी। शाबाश बच्चों, चलिए अब चलते हैं अपने 7वें महत्वपूर्ण सवाल पर। सवाल नंबर 7, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए. डार्विन, बी. लमार्क, सी. ओपेरिन, डी. वाइसमैन। देखो बच्चों, ये सवाल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ये एकदम सुपर वीवीआई क्वेश्चन है, इसको दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। अब जरा स्क्रीन पर दिख रही इस ऐतिहासिक तस्वीर और नोट्स को ध्यान से देखिए। इस महान वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने वर्ष 1859 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित की थी। इसी किताब में इन्होंने जीवों के विकास यानी प्राकृतिक चयन, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या एवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा था। तो याद रखिएगा, जब भी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का नाम आए तो सीधा संबंध किससे होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डार्विन। शानदार बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के एक और बेहद महत्वपूर्ण और कॉन्सेप्ट वाले सवाल की तरफ। पॉइंट नंबर 8, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? ए. पुरुष में, बी. स्त्री में, सी. पुरुष और स्त्री दोनों में, डी. किसी में नहीं। देखो दोस्तों, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर वीवीआई है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लो। अब जरा स्क्रीन पर बने इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। मानव शरीर में कुल 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़े सामान्य यानी ऑटोजोम्स होते हैं और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र का होता है। स्क्रीन पर देखिए, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र XY यानी असमान जोड़ा होता है, जबकि स्त्रियों में दोनों क्रोमोसोम एक जैसे यानी XX होते हैं, जिसे हम पूर्ण या समान जोड़ा कहते हैं। तो बताइए, पूर्ण जोड़ा किस में पाया गया? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्री में। बहुत ही लाजवाब। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं पादप जनन यानी प्लांट रिप्रोडक्शन के एक और शानदार सवाल पर। पॉइंट नंबर 9, परागकोश में होता है? ए. पंखुड़ी, बी. बीजाणु, सी. अंडप, डी. परागकण। देखो बच्चों, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। पिछले कई सालों में ये लगातार पूछा गया है, इसलिए इसे दिमाग में एकदम पक्का कर लो। अब जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस खूबसूरत फूल और उसके जूम इन डायग्राम को ध्यान से देखिए। फूल का जो नर जनन अंग होता है उसे हम पुंकेसर यानी स्टेमन कहते हैं। पुंकेसर के ऊपरी हिस्से को परागकोश यानी एंथर कहा जाता है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर पीले दानों के रूप में देख रहे हैं, इस परागकोश के अंदर सूक्ष्म परागकण यानी पोलन ग्रेन्स बनते और सुरक्षित रहते हैं, जो परागण की क्रिया के लिए बेहद जरूरी हैं। तो बताइए, परागकोश में क्या पाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, परागकण। बहुत ही शानदार। अब हम पहुंच चुके हैं अपने 10वें सवाल पर, जो मानव शरीर और हार्मोन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पॉइंट नंबर 10, ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है? ए. थायराइड, बी. पीयूष यानी पिट्यूटरी, सी. अंडाशय, डी. वृषण। देखो दोस्तों, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर वीवीआई है। इसको दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लो। अब जरा स्क्रीन पर दिख रहे मानव मस्तिष्क और किडनी के इस 3D डायग्राम को देखिए। हमारे मस्तिष्क के निचले हिस्से में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यहीं से निकलता है ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका मुख्य काम हमारे शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखना है। ये किडनी यानी गुर्दे में पानी का पुनः अवशोषण बढ़ाकर शरीर में पानी की कमी होने से रोकता है। तो बताइए, ADH हार्मोन कहाँ से निकलता है? बिल्कुल सही जवाब, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीयूष। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस स्कोर करना चाहते हैं और इन सभी चैप्टर्स के कलरफुल हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, तो सिर्फ 199 रुपए में व्हाट्सएप नंबर 6206076569 पर संपर्क कर सकते हैं। शाबाश बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हार्मोन्स और डाइजेशन से जुड़े एक और बेहद खास सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11, मनुष्यों में चीनी यानी ग्लूकोज के पाचन एवं नियंत्रण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ए. इंसुलिन, बी. एंजाइम, सी. एथिलीन, डी. एब्सिसिक। देखो दोस्तों, ये सवाल बोर्ड परीक्षा में कई बार घुमा फिराकर पूछा जाता है। ये एकदम सुपर वीवीआई सवाल है, इसे दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए।
अब स्क्रीन पर दिख रहे इस शानदार 3D डायग्राम को देखिए। हमारे शरीर में आमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय यानी पैंक्रियाज होता है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। स्क्रीन पर रक्त वाहिका में देखिए, ये इंसुलिन खून में मौजूद ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर भेजता है ताकि हमें ऊर्जा मिल सके और ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल रहे। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो व्यक्ति को मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। तो बताइए, चीनी के नियंत्रण में कौन सा हार्मोन काम करता है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंसुलिन। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के एक और क्लासिक और कंफ्यूजन दूर करने वाले सवाल की ओर। सवाल नंबर 12, पित्त रस यानी बाइल जूस कहाँ से निकलता है? ए, अग्नाशय से, बी, यकृत से, सी, छोटी आंत से, डी, इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, इस सवाल में बहुत सारे छात्र पित्ताशय और यकृत में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बोर्ड परीक्षा के लिए सुपर वीवीआई सवाल है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में साफ कर लो। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस खूबसूरत 3D पाचन तंत्र के चित्र को देखिए। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत यानी लिवर। यही यकृत पित्त रस का निर्माण और स्राव करता है। इसके बाद ये पित्त रस हरे रंग की थैली यानी पित्ताशय में जाकर जमा यानी स्टोर होता है और फिर छोटी आंत में जाकर भोजन के वसा यानी फैट्स को पचाने का काम करता है। तो याद रखिएगा, पित्त रस कहाँ से निकलता है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यकृत से। लाजवाब बच्चों, चलिए अब बायोलॉजी के बाद एंट्री मारते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के एक सबसे पॉपुलर और फॉर्मूला बेस्ड सवाल में। सवाल नंबर 13, बुझा हुआ चूना यानी स्लेट लाइम का रासायनिक सूत्र है ए, CaOH2, B, CaO, C, CaCO3, D, Ca। देखो दोस्तों, ये सवाल बिहार बोर्ड के लिए सुपर वीवीआई है। लगभग हर साल फॉर्मूला पर सवाल आता ही आता है, इसलिए इसे दिमाग में एकदम छाप लो। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देखिए। जब हम कली चूना यानी बिना बुझा चूना CaO में पानी मिलाते हैं तो बहुत सारी ऊष्मा निकलती है और बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2। इसी को हम बोलचाल में बुझा हुआ चूना कहते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी बुझे में चूने का उपयोग घरों की दीवारों पर सफेदी करने और मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में किया जाता है। तो बुझा हुआ चूना कौन सा हुआ? बिल्कुल सही जवाब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, CaOH2। बहुत अच्छे बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण के एक बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं ए, H+ आयन, बी, OH- आयन, सी, इलेक्ट्रॉन, डी, न्यूट्रॉन। देखो दोस्तों, आर्हीनियस की इस थ्योरी से ये सवाल बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसलिए ये सुपर वीवीआई सवाल है। इसे दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। अब स्क्रीन पर दिख रहे बीकर और मॉलिक्यूलर डायग्राम को ध्यान से देखिए। जब भी किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो वो आयनित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन मुक्त करता है। और एक बोनस पॉइंट भी याद रखिएगा, अगर अम्ल की जगह क्षारक पूछा जाए तो वो जल में घुलकर OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो सभी अम्ल जल में क्या देते हैं? बिल्कुल सही जवाब, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, H+ आयन। शानदार बच्चों, अब हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर 15 पर, जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से जुड़ा एक बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल नंबर 15, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? ए, ऊष्माशोषी, बी, ऊष्मक्षेपी, सी, विस्थापन, डी, इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, नाम में ही इसका राज छुपा हुआ है। ये सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए सुपर वीवीआई है, इसलिए ध्यान से समझिए। अब स्क्रीन पर दिख रहे बीकर और थर्मामीटर को देखिए। जब किसी अभिक्रिया में वातावरण से ऊष्मा अवशोषित यानी अब्जॉर्ब होती है तो उस बर्तन का तापमान गिर जाता है और ठंडक महसूस होती है, जैसा कि आप यहाँ अमोनियम नाइट्रेट को पानी में घुलते हुए देख रहे हैं। चूंकि इसमें ऊष्मा का शोषण यानी अवशोषण हो रहा है, इसलिए इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। और अगर ऊष्मा बाहर निकलती तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते। तो बताइए, ऊष्मा के अवशोषण वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी? बिल्कुल सही जवाब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊष्माशोषी।
बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं धातु एवं अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल की ओर। सवाल नंबर 16, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? ए लौह ऑक्साइड, बी लौह कार्बोनेट, सी लौह सल्फेट, डी इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, ये सवाल संचारण और रासायनिक अभिक्रिया दोनों के लिए सुपर वीवीआई सवाल है। इसे दिमाग में एकदम बैठा लो। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस लोहे के टुकड़े और उस पर लगे जंग के 3D मॉडल को ध्यान से देखिए। जब लोहा यानी Fe खुली हवा में उपस्थित ऑक्सीजन यानी O2 और नमी से अभिक्रिया करता है तो उस पर लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिसे हम आम भाषा में जंग कहते हैं। और रासायनिक रूप से ये क्या होता है? लौह ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। तो लोहा और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लौह ऑक्साइड। शानदार बच्चों। अब आते हैं केमिस्ट्री के सबसे पॉपुलर और हर साल पूछे जाने वाले सवाल पर। सवाल नंबर 17, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ए वाष्प न बन जाए, बी ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचने के लिए, सी पिघल ना जाए, डी इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, ये सवाल केवल ऑब्जेक्टिव में ही नहीं, 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी बार बार आता है। ये महा वीवीआई सवाल है, इसे अपने दिमाग में एकदम छाप लो। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस जार और रिएक्शन को ध्यान से देखिए। सोडियम बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील यानी हाईली रिएक्टिव धातु होती है। अगर इसे खुले हवा में छोड़ दिया जाए तो ये हवा की ऑक्सीजन और नमी के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि तुरंत आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे हवा, ऑक्सीजन और नमी से बचाने के लिए केरोसिन में डुबोकर सुरक्षित रखा जाता है। तो बताइए, इसका सही कारण क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचने के लिए। लाजवाब बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक तथा ईंधन से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर। सवाल नंबर 18, सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है? ए मीथेन, बी ईथेन, सी प्रोपेन, डी इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, सीएनजी और एलपीजी दोनों के मुख्य घटकों पर बोर्ड एग्जाम में हर साल सवाल पूछा जाता है। ये सुपर वीवीआई सवाल है, इसे दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। अब स्क्रीन पर दिख रही सीएनजी कार, गैस डिस्पेंसर और मीथेन के इस 3D मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए। सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीजित प्राकृतिक गैस। ये एक पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण मुक्त ईंधन है और इसका सबसे मुख्य घटक मीथेन गैस होती है, जो इसमें लगभग 85% से 95% तक पाई जाती है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। तो बताइए, सीएनजी का मुख्य अवयव कौन सा हुआ? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मीथेन। शानदार बच्चों। अब हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर 20 पर, जो ऊर्जा के स्रोत चैप्टर का एक बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है। सवाल नंबर 20, पवनों का देश यानी कंट्री ऑफ विंड्स किसे कहते हैं? ए भारत, बी अमेरिका, सी डेनमार्क, डी पाकिस्तान। देखो दोस्तों, ये सवाल बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ये एकदम सुपर वीवीआई सवाल है, इसे दिमाग में एकदम सेट कर लो। अब स्क्रीन पर दिख रही इन पवन चक्कियों यानी विंड मिल्स और विंड टर्बाइन्स और डेनमार्क के झंडे को देखिए। डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां साल भर बहुत तेज और लगातार हवाएं चलती हैं। यहाँ की बिजली का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पवन ऊर्जा से ही पैदा किया जाता है। इसी वजह से डेनमार्क को दुनिया भर में पवनों का देश कहा जाता है। तो बताइए, पवनों का देश किसे कहेंगे? बिल्कुल सही जवाब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डेनमार्क। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के सभी विषयों के ऐसे ही सचित्र और सरल भाषा वाले हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ 199 रुपीज़ में हमारे व्हाट्सएप नंबर 62060769 पर तुरंत मैसेज करें। शाबाश बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं विद्युत धारा के प्रभाव और सुरक्षा उपकरणों से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की ओर। सवाल नंबर 21, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज जोड़ा जाता है? ए अर्थ तार में, बी उदासीन तार में, सी विद्युतमय तार में, डी ठंडा तार में। देखो दोस्तों, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर वीवीआई है। अक्सर बच्चे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसे दिमाग में एकदम साफ कर लो।
अब स्क्रीन पर दिख रहे इस सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखिए। विद्युत फ्यूज हमारे घर के उपकरणों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। इसे हमेशा लाल रंग वाले विद्युतमय तार यानी लाइव वायर या फेज तार में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब भी परिपथ में ज्यादा करंट यानी ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट आए तो फ्यूज का तार तुरंत पिघलकर करंट की सप्लाई को वहीं काट दे और हमारे महंगे उपकरण जलने से बच जाएं। तो फ्यूज हमेशा किस तार में जुड़ेगा? बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्युतमय तार में। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं विद्युत धारा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ करंट से जुड़े एक बेहद जरूरी सवाल की तरफ। सवाल नंबर 22, वैसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? ए, दिष्ट धारा, बी, प्रत्यावर्ती धारा, सी, दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, एसी और डीसी के अंतर पर बोर्ड एग्जाम में हर साल सवाल पूछा जाता है। ये एकदम सुपर वीवीआई सवाल है, इसे दिमाग में अच्छे से बैठा लो। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस वेव ग्राफ और जनरेटर के मॉडल को ध्यान से देखिए। जब विद्युत धारा का परिमाण और दिशा एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार बदलती है तो उस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। हमारे घरों में आने वाली बिजली एसी करंट ही होती है, जबकि बैटरी से मिलने वाली धारा दिष्ट धारा यानी डीसी होती है, जिसका मान स्थिर रहता है। तो मान और दिशा बदलने वाली धारा कौन सी हुई? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रत्यावर्ती धारा। शानदार बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं चुंबकत्व और उसके मूल गुणों से जुड़े एक बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण सवाल की ओर। सवाल नंबर 23, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। देखो दोस्तों, ये सवाल जितना सीधा है उतना है बेसिक और वीवीआई है। इसे दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस नाल चुंबक यानी हॉर्स शू मैग्नेट और कंपास को ध्यान से देखिए। किसी भी चुंबक के हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। और नियम भी याद रखिएगा, समान ध्रुव यानी NN या SS एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी ढकेलते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव यानी NS एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी खींचते हैं। तो चुंबक के कितने ध्रुव हुए? बिल्कुल सही जवाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2। शानदार बच्चों, अब हम आ चुके हैं सवाल नंबर 25 पर, जो फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सबसे बड़ा स्टार सवाल है। सवाल नंबर 25, विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर का सिद्धांत आधारित है? ए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी, प्रेरित विद्युत धारा पर, सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, डी, प्रेरित चुंबकत्व पर। देखो दोस्तों, ये सवाल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 5 नंबर वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए भी महावीवीआई सवाल है। इसे दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस जनरेटर के 3D वर्किंग मॉडल को ध्यान से देखिए। जब 2 चुंबकों यानी N और S के बीच तांबे की कुंडली को घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होता है, जिससे तार के अंदर करंट यानी प्रेरित विद्युत धारा पैदा होती है। इसी परिघटना को महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने खोजा था, जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जनरेटर इसी सिद्धांत पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। शानदार बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं फिजिक्स के मात्रक यानी SI यूनिट से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल की ओर। सवाल नंबर 26, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है? ए, वॉट, बी, जूल, सी, वेबर, डी, न्यूटन। देखो दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में SI मात्रक से 2-3 सवाल सीधे पूछे जाते हैं। ये एकदम सुपर वीवीआई सवाल है, इसे दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस खूबसूरत डायग्राम और फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। किसी निश्चित क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसका सूत्र होता है phi = B.A cos थीटा, और वैज्ञानिक विल्हेम वेबर के सम्मान में इसका SI मात्रक वेबर यानी WB रखा गया है, जबकि शक्ति का वॉट, कार्य या ऊर्जा का जूल और बल का न्यूटन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हुआ? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेबर।
शानदार बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं विद्युत धारा और परिपथ सुरक्षा के एक एवरग्रीन और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर। सवाल नंबर 27। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ए. कम हो जाता है, बी. स्थिर रहता है, सी. बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी. निरंतर परिवर्तित होता है। देखो दोस्तों, ये सवाल बोर्ड परीक्षा का बिल्कुल फिक्स सवाल है। ये सुपर वीवीआई सवाल है, इसे अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस शॉर्ट सर्किट के स्पार्क और एमसीबी वाले डायग्राम को ध्यान से देखिए। जब गलती से विद्युतमय तार यानी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में सीधे जुड़ जाते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध लगभग 0 यानी R=0 हो जाता है। ओम के नियम के अनुसार जैसे ही प्रतिरोध 0 के करीब पहुंचता है, परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा यानी करंट अचानक बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसी कारण तारों में चिंगारी निकलती है और आग लगने का खतरा पैदा हो जाता है। तो लघु पथन में धारा का मान क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लाजवाब बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं तरंग गति और प्रकाशिकी के एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल की ओर। सवाल नंबर 29। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है ए. मीटर में, बी. हर्ट्ज में, सी. मीटर प्रति सेकंड में, डी. इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, ये सवाल यूनिट और मात्रक से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण यानी सुपर वीवीआई सवाल है। इसे दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस वेव यानी तरंग के ग्राफ को ध्यान से देखिए। किसी तरंग के 2 लगातार शिखरों यानी क्रेस्ट्स या 2 लगातार गर्तों यानी ट्रफ्स के बीच की कुल दूरी को हम तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा कहते हैं, जिसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से दर्शाया जाता है। चूंकि तरंग दैर्ध्य मूल रूप से एक प्रकार की दूरी यानी लेंथ होती है, इसलिए इसका मानक मात्रक हमेशा मीटर यानी m होता है, जबकि आवृत्ति को हर्ट्ज में और तरंग की चाल को मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। तो तरंग दैर्ध्य को किसमें व्यक्त करेंगे? बिल्कुल सही जवाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीटर में। शानदार बच्चों, अब हम आ चुके हैं सवाल नंबर 29 पर, जो रेजिस्टरों के संयोजन का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। सवाल नंबर 29। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? ए. प्रतिरोध, बी. विद्युत धारा, सी. विभवांतर, डी. इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के इस नियम पर बोर्ड परीक्षा में हर साल सवाल पक्का आता है। ये सुपर वीवीआई सवाल है, इसे दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस खूबसूरत श्रेणी क्रम परिपथ को ध्यान से देखिए। जब प्रतिरोधक यानी R1, R2 और R3 एक ही तार में एक के बाद एक जुड़े होते हैं, तो करंट के बहने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। इसलिए पूरे परिपथ में विद्युत धारा यानी करंट I का मान सभी प्रतिरोधकों में बिल्कुल समान रहता है, जबकि विभवांतर यानी वोल्टेज अलग अलग प्रतिरोधकों में बढ़ जाता है। V=V1 + V2 + V3। और याद रखना बच्चों, अगर समांतर क्रम यानी पैरेलल पूछा जाए तो वहां विभवांतर समान रहता है। तो श्रेणी क्रम में कौन सी राशि समान रहेगी? बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत धारा। लाजवाब बच्चों, अब हम आ चुके हैं आज के इस सेशन के अंतिम और 30वें धमाकेदार सवाल पर। सवाल नंबर 30। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है ए. प्रत्यास्थता, बी. चुंबकत्व, सी. ऊष्मीय प्रभाव, डी. इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, जूल के तापन नियम से जुड़ा ये सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए सुपर वीवीआई है। इसे दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस लाल गर्म होते हीटर एलिमेंट, रेजिस्टर और बल्ब को ध्यान से देखिए। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा बहती है तो उसके भीतर इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के कारण धारा के प्रवाह में रुकावट, प्रतिरोध पैदा होती है। इस प्रतिरोध की वजह से विद्युत ऊर्जा सीधे ऊष्मा ऊर्जा में बदलने लगती है, जिसे हम धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी H=I²RT कहते हैं। इसी सिद्धांत पर हमारे घरों का हीटर, गीजर, आयरन और विद्युत बल्ब काम करते हैं। तो प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होगा? बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊष्मीय प्रभाव।